हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जहर ज्योति विश्वास। तो दोस्तों आज बात करेंगे टेली की कुछ बेसिक्स के बारे में। तो दोस्तों टेली में मेंटेन करने के लिए आपको दो तरह का नॉलेज होना जरूरी है। एक है स्टॉक मेंटेनेंस का और दूसरा है अकाउंट्स का, क्योंकि बाद में जाके आपको यही दो चीजों को कंबाइन करके आपको जीएसटी भी मेंटेन करना है, अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और स्टॉक स्टेटमेंट भी मेंटेन करना है। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are important list of a financial character and interpreting the result thereof. That means क्या है? इस डेफिनेशन में आपको बोला गया है कि आप अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना है। जब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो उसका एक सिस्टमेटिक आप खाता बना लीजिए, जैसे कि परचेस के लिए परचेस बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक और जैसे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए एक अलग सा बुक। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? आप कभी भी क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, किसी भी लेजर अकाउंट का समराइज्ड वैल्यू आप निकाल के रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे और एक बात ध्यान देना है जो कि है फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब किसी भी डीलिंग्स में आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है वो मेंशन होना जरूरी है। जैसे कि आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, एक कार गिफ्ट दे दिया, लेकिन कार का कोई प्राइस टैग नहीं है, तो वो अकाउंटिंग डीलिंग्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वहां पे प्राइस टैग रहता है, जैसे आपने एक पेन किसी को गिफ्ट दिए हैं, जैसे 10 रुपीज का एक पेन हमने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दिए, तो वो भी अकाउंटिंग डीलिंग्स में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल कैरेक्टर मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों करना होगा। अकाउंट्स का 3 टाइप्स है। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या करता है? पर्सनल अकाउंट डील्स विद एनी इंडिविजुअल और ए फर्म और ए कंपनी। इस अकाउंट में कौन सा डाटा यहाँ पे आएगा? जो ट्रांजेक्शन ये मीन करता है कि ये जो डीलिंग्स हुआ है वो एक इंडिविजुअल के साथ हुआ है, या तो एक फर्म के साथ हुआ है, या तो एक कंपनी के साथ डील हुआ है। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ये जो डीलिंग्स है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसी इंडिविजुअल के साथ हुआ है या किसी फर्म के साथ या किसी कंपनी के साथ हुआ है, तो वो मेंटेन होगा किसके आधार पे? पर्सनल अकाउंट के आधार पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, ये हो गया एक ट्रांजेक्शन। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किए हैं ₹5000 मान लीजिए। तो ₹5000 जो है हमने कैश रिसीव किए हैं किससे? राम से। राम क्या है? एक इंडिविजुअल है। तो जब राम इंडिविजुअल हो गया और उसके साथ में हमने कैश डीलिंग्स किए हैं, तो वो ट्रांजेक्शन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कहां से निकलेगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर से। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंडर में कौन सा ट्रांजेक्शन जाएगा उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट का मतलब है एनी इंडिविजुअल और ए फर्म और ए कंपनी। मतलब जब भी कोई भी डीलिंग्स होता है तो वो अगर इंडिविजुअल या कंपनी या फर्म के साथ होता है तो वो डायरेक्टली चला जाएगा अंडर पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बोला गया है रियल अकाउंट डील्स विद व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट इन ए बिजनेस। मतलब जो भी कुछ आएगा बिजनेस में तो उसके अगेंस्ट पे कुछ जाना होगा, तभी वो रियल अकाउंट में फॉर्म होगा। जैसे कि मतलब आपके पास से अगर कुछ जाता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ आना जरूरी है। अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है तभी वो फॉर्म कहाँ पे होगा? रियल अकाउंट। मतलब वो डीलिंग्स को मेंटेन करेगा कौन? रियल अकाउंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए परचेस्ड फर्नीचर ₹80,000। अभी परचेस किया है फर्नीचर, हमने परचेस किए हैं ₹80,000 का, वो किसके अंडर पे जाएगा? वो रियल अकाउंट के अंडर में जाएगा, क्योंकि आपके पास से कैश गया है लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या आया है? फर्नीचर आया है। तो इसके लिए वो किसके अंडर पे जाएगा? रियल अकाउंट के अंडर में जाएगा। और उसके बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में कहा गया है नॉमिनल अकाउंट डील्स विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसका मतलब होता है क्या? जैसे कि नॉमिनल अकाउंट ये भी नहीं देखेगा कौन पर्सनल है या कंपनी है या फर्म है, या कुछ अगर आपसे गया है तो उसके अगेंस्ट में कुछ आया है क्या नहीं। वो सिर्फ ध्यान रखेगा आपके बिजनेस में क्या लॉस हुआ है और क्या प्रॉफिट आपके बिजनेस में आया है। तो लॉस और प्रॉफिट्स का वो हिसाब किताब रखेगा नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल के लिए पेड फॉर सैलरी, आपने सैलरी दिए हैं स्टाफ को। मतलब सैलरी क्या है? आपका एक्सपेंस है। तो सैलरी अगर एक्सपेंस होता है तो
उसके हिसाब से नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल्स फॉलो अप करना होगा। अगर प्रॉफिट होता है मतलब रिसिप्ट कमीशन, आपको कहीं से भी कमीशन मिल गया है, आपके बिजनेस में कमीशन आया है, तो कमीशन क्या है, आपका इनकम है, उस इनडायरेक्ट इनकम को वो मेंटेन करेगा कौन, नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये तीनों अकाउंट को बारीकी से समझना है, जैसे पर्सनल अकाउंट क्या करता है, रियल अकाउंट क्या करेगा और नॉमिनल अकाउंट क्या करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है, तो जैसे कि अगर पर्सनल अकाउंट फॉर्म होता है तो उसके लिए रूल्स क्या होता है, तो पहले जो बात करेंगे वो है पर्सनल अकाउंट। अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट के अंडर पे जाएगा, तो उसके लिए आपका रूल्स क्या होगा डेबिट एंड क्रेडिट का। तो उसका जो रूल्स होता है वो है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में जाएगा, जैसे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, मतलब हमने राम से रिसीव किए हैं कैश ₹5000 का। अभी 5000 यहाँ पे फाइनेंशियल कैरेक्टर भी मौजूद है और यहाँ पे हमने कैश जो रिसीव किए हैं वो किससे रिसीव किए हैं, राम से। राम क्या है, इंडिविजुअल है, और पर्सनल अकाउंट का जो डेफिनेशन है वो है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के साथ कोई भी डीलिंग्स हो तो उसको हैंडल कौन करेगा, पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो डीलिंग्स है वो आ चुका है पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में जब वो आ चुका है तो उसके लिए उसको एंट्री करने के लिए आपको कौन किसका रूल फॉलो करना होगा, पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट में रूल्स क्या बताया गया है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो अभी इस ट्रांजेक्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है किसने पे किया और किसने रिसीव किया। तो जैसे कि रिसीव्ड कैश हमने रिसीव किए हैं, तो अगर मेरा मान लीजिए मेरा कंपनी जो है वो है XYZ कंपनी, अभी ये जो कैश रिसीव किया है वो कौन रिसीव किया है, XYZ कंपनी ने रिसीव किया। इसका मतलब डेबिट इज द रिसीवर, तो डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा XYZ। तो मेरा ही कंपनी का नाम मैं बार बार अपनी कॉपी पे तो नहीं लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे क्या मिला, मुझे मिला कैश। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैश डेबिट, और क्रेडिट इज द गिवर, किसने पे किया, राम ने पे किया, इसलिए राम क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं जर्नल एंट्री, जो धीरे धीरे हम सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन पे हम सीखेंगे जर्नल एंट्री को किस तरह से मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हमने आइडेंटिफाई किया कैश और राम, तो ये दोनों ही लेजर अकाउंट कहलाता है। और जब भी आप जर्नल एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो आपको मिनिमम 2 लेजर तो लिखना ही है, और मोर देन 2 लेजर्स भी होता है कभी कभार, तो उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में किस तरह से आप 2 या 3 या 5 लेजर्स आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आता है पर्सनल अकाउंट के बाद आता है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में रूल्स क्या है, रियल अकाउंट में रूल्स है व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आपके पास आएगा वो होगा डेबिट, और व्हाट गोज आउट वो हो जाएगा क्रेडिट। मतलब आपके पास जैसे कि फर्नीचर आए हैं, मान लीजिए परचेस्ड फर्नीचर ₹50,000, अभी 50,000 का आपने फर्नीचर खरीद लिए हैं, तो आपके पास क्या आया है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट, और आपके पास से चला गया क्या, कैश, तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो इस तरह से आपको रियल अकाउंट के अंतर्गत जो भी ट्रांजेक्शन आता है तो उसको इस तरह से सोल्यूशन करके आपको लिखना है। और उसके बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बोला गया है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अगर एक्सपेंस या लॉस आप आइडेंटिफाई करते हैं उस ट्रांजेक्शन में से, तो उसको आप नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स में क्या बोला गया है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब पेड फॉर सैलरी। अगर आपने सैलरी पे किए हैं तो सैलरी आपका एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी अकाउंट को आपको क्या रखना है, डेबिट में रखना है। और ऑल्टरनेट आपको समझना है, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का 2 पार्ट है, जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब अगर आपका पहला वाला लॉस होता है तो नेक्स्ट वाला तो प्रॉफिट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट आपको सोचना है। जैसे पेड फॉर सैलरी, मतलब ये जो सैलरी पे किए हैं हमने, तो वो क्या है, यहाँ पे बाय चेक भी मेंशन नहीं है, बाय ड्राफ्ट भी मेंशन नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है एज ए कैश, और उस कैश को आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे। उसके बाद में आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट हो गया। उसके बाद में आता है जैसे ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए रिसिप्ट कमीशन ₹50,000, अभी कमीशन आपके पास में आया है 50,000 का, तो यहाँ पे मतलब क्या आया है, कमीशन के रूप में आपको मिला है कैश या चेक या ड्राफ्ट। तो जो भी मिला है उसको आपको लिखना है डेबिट साइड में, और आपका कमीशन मतलब ये जो अमाउंट आया है वो
क्या होके आया है, मतलब कमीशन होके आया, मतलब रिसीव्ड कमीशन ₹50,000। अभी यहाँ पे क्या लेजर आइडेंटिफाई हो रहा है, स्ट्रॉन्ग लेजर क्या है, कमीशन है। और कमीशन के रूप में अगर चेक होता है या ड्राफ्ट होता है तो वो हो जाएगा सेकंड लेजर। अगर वो मेंशन नहीं होता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो डीलिंग्स हुआ है वो कैश डीलिंग्स हुआ है और कैश को पकड़ना है सेकंड लेजर। तो यहाँ पे दो लेजर हमको मिल गया, एक है कमीशन और दूसरा है कैश। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो जा रहा है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्या बोला गया है, क्रेडिट। अगर आपका इनकम होता है या प्रॉफिट होता है कुछ भी तो उसको आप ऑलवेज क्रेडिट साइड में लिखना है। तो मतलब आपका जो इनकम हुआ है वो इनकम क्या है, कमीशन है। तो इसका मतलब है कमीशन को आपको लिखना है क्रेडिट साइड पे और कैश को लिखना है आपको डेबिट साइड में, क्योंकि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जो भी आपका इनकम या गेन्स होके लेजर आया है उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कमीशन आया है, कमीशन मुझे मिला है, इसलिए कमीशन जो लेजर है वो मेरा इनकम है, तो कमीशन को आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। लेकिन आपको पैसा मिला है, मतलब कैश मिला है, तो कैश हो जाएगा आपका डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कमीशन होगा आपका क्रेडिट में। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के द्वारा आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है अपने कॉपी पे। नेक्स्ट के बारे में, तो दोस्तों जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। तो जब भी आप मैन्युअली अकाउंट्स को मेंटेन करने जाएंगे तो आपको इस तरह से फॉर्मेट आपको बनाना है जर्नल एंट्री का। तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में जैसे कि पहला जो कॉलम होता है वो है डेट कॉलम का, और उसके बाद में जो सेकंड कॉलम होता है वो है पर्टिकुलर्स का, और उसके बाद में एक छोटा सा कलम होता है जो है एलएफ मतलब लेजर फोलियो का, और उसके बाद में दो अमाउंट्स कलम होता है, एक है डेबिट साइड का और दूसरा है क्रेडिट साइड का। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जितना भी सारा ट्रांजैक्शन है उसको एनालिसिस करके उसका डेबिट और क्रेडिट को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जर्नल बुक इज द फर्स्ट ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। तो जो आपका ट्रांजैक्शंस का पहला जो एंट्री होता है वो है जर्नल एंट्री, और वहां से आपको सेपरेट होता है, जैसे कि वहां से आपको निकल के आता है लेजर बुक और कैश बुक, इस तरह से आपका वेरियस बुक्स जो है जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से आप पोस्टिंग करेंगे। जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ₹50,000, अभी 50,000 हमने राम से रिसीव किए हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन को आपको इस जर्नल एंट्री में किस तरह से डालना है। जैसे रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम क्या है, एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल होने के कारण ये जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है वो क्या है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मतलब आपने रिसीव किया और राम ने पे किया, तो आपके पास आया है कैश, तो कैश हो गया डेबिट, और राम क्या हो गया, राम ने आपको दिया है 50,000, इसलिए राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहला ऑलवेज आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री जब भी आप यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, डेबिट साइड जो है वो हमेशा पहले लिखना है और क्रेडिट को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे हम देंगे डेट, जैसे मान लीजिए ये 21 अप्रैल 2019 पे ये डीलिंग्स हुआ है, तो यहाँ पे लिखना है 21/4/2019 जो डेट में आपको लिखना है, और उसके बाद में पर्टिकुलर्स में पहले आप लिखेंगे जो डेबिट साइड है। तो आपके पास आया है कैश, तो कैश हो गया डेबिट, मतलब डेबिट इज द रिसीवर, आपने रिसीव किए हैं कैश, तो कैश हो गया आपका डेबिट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में क्रेडिट इज द गिवर, मतलब राम ने आपको पे किया, इसलिए यहाँ पे नीचे पे लिखना है 2, मतलब क्रेडिट को आप ऑलवेज 2 से भी आप मेंशन कर सकते हैं, या तो साइड में आप क्रेडिट भी लिख सकते हैं, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं, या 2 और बाय भी लिख सकते हैं। जैसे डेबिट साइड को बाय से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 2 से क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, हमने यहाँ पे डेबिट सिंबल लगा दिए हैं, तो कैश जो है वो है डेबिट, और ठीक डेबिट कलम में आपको यहाँ पे लिखना है 50,000, और उसके बाद में आ रहा है 2 राम, मतलब हमने क्रेडिट को रिप्रेजेंट किया 2 से, तो 2 यहाँ पे आ चुका है 2 देन राम, मतलब राम ने हमको पे किया है 50,000, इसलिए 2 राम, क्रेडिट हो गया राम, और राम का जो 50,000 है, मतलब राम में भी तो आपको अमाउंट डालना है, तो राम के लाइन पे आपको क्रेडिट कॉलम में जाके 50,000 लिखना है।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, दोनों ही अकाउंट के लिए, दोनों ही अकाउंट में दोनों कलम पे आपको 50,000 मतलब सेम अमाउंट आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट नरेशन यहाँ पे डालेंगे। जो नरेशन ऑलवेज स्टार्ट होता है बीइंग से, मतलब जब भी आप नरेशन को लिखेंगे तो पहले आपको लगाना है बीइंग। तो यहाँ पे एक बीइंग देके इसके बाद में शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कर दीजिए ट्रांजेक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या था, रिसीव कैश फ्रॉम राम, तो आप उसको ही नरेशन में लिखिए, बीइंग द कैश रिसीव्ड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों उसके बाद में सिर्फ पर्टिकुलर्स कलम में ही आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है लाइन को। इसका मतलब होता है ये जो ट्रांजेक्शन है वो यहीं पे खत्म हुआ है। अभी उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का भी आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इस तरह से आप जितने भी सारा ट्रांजेक्शन है डे का, सबका 1 बाय 1 आप यहाँ पे इस तरह से जर्नल बुक में मेंटेन कर सकते हैं डेट दे के। तो अभी मान लीजिए और एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, पेड फॉर सैलरी, हमने सैलरी पे किए हैं। तो सैलरी हमने पे किए हैं, मतलब ये चला गया है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब सैलरी जो है वो मेरा एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 21/4/2009 और उसके बाद में डेबिट कलम पे आपको डाल देना है अमाउंट। तो मान लीजिए सैलरी जो है वो हमने डाला है 15,000, तो 15,000 यहाँ पे डाल दिए, तो सैलरी डेबिट कलम पे आ जाएगा 15,000। सैलरी जो आपने पे किया है यहाँ पे मेंशन नहीं है, चेक भी नहीं है, ड्राफ्ट भी नहीं है, तो उसको पकड़ लेते हैं। कैश डीलिंग्स हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू कैश, और उसके बाद में क्रेडिट कलम पे भी आपको दे देना है 15,000। और उसके बाद में आपको नरेशन लिखना है, बीइंग द कैश पेड फॉर सैलरी। तो इस तरह से आप एक शॉर्ट नोट आप डाल सकते हैं नरेशन में, और उसके बाद में पर्टिकुलर्स को क्लोज कर दीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री को आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। मान लीजिए रिसीव कमीशन ₹20,000। अभी कमीशन आपको रिसीव हुआ है। कमीशन क्या है, आपका इनकम है। तो जब भी इनकम होता है या एक्सपेंस होता है वो चला जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब जब भी आपके पास इनकम हो या प्रॉफिट हो तो उसको आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन डेबिट क्या लिखेंगे, उसका ऑल्टरनेट, मतलब कमीशन होके आपके पास आया क्या है, आया है कैश। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैश अकाउंट डेबिट, और उसके बाद में देना है डेबिट कलम में 20,000, और उसके बाद में आपको लिखना है टू कमीशन, मतलब टू से आप क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेंगे, टू देन कमीशन, और क्रेडिट कलम में आप देंगे 20,000, और उसके बाद में नरेशन पे देंगे बीइंग द कमीशन रिसीव्ड, और उसके बाद में पार्टिकुलर्स को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद में देखते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में जैसे परचेज फर्नीचर, अभी इसको पोस्टिंग किस तरह से करेंगे, परचेज फर्नीचर ₹20,000। अभी 20,000 से आपने फर्नीचर को परचेज किए हैं, और फर्नीचर परचेज किए हैं मतलब फर्नीचर आपके पास आया है और कैश आपके पास से चला गया है। तो इसका मतलब है ये जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे जाएगा, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल्स के अनुसार क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब जो भी आपके पास आया है वो होगा डेबिट, और जो आपके पास से चला गया है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास में आया है तो आपको लिखना क्या है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट लिखना है डेबिट, और डेबिट कलम में आपको देना है अमाउंट, और उसके बाद में आपको देना है टू, देन आपके पास से चला गया क्या है, कैश, तो आपको यहाँ पे लिखना है टू कैश, और उसके बाद में क्रेडिट साइड पे आपको देना है अमाउंट, और उसके बाद में नरेशन पे आपको डाल देना है बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से आपको एंट्री यहाँ पे डालना है। जो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है तो उनके लिए टैली को समझना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ दो ही चीज आपको आइडेंटिफाई करना है, एक है कैश अगर होता है या चेक होता है, मतलब जो भी मॉनेटरी लेजर है, मतलब मॉनेटरी लेजर मतलब क्या होता है, जैसे कि कैश, कैश जो है वो आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर आता है, चेक भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आता है। तो चेक हो गया, डीडी हो गया, कैश हो गया। अगर इस तरह का कोई भी लेजर आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रांजैक्शन में तो उसके हिसाब से आप सिर्फ दो लाइन याद रखिएगा। अगर आपके पास दैट इज व्हेन कैश रिसीव्ड देन कैश अकाउंट ऑलवेज डेबिट। अगर आप समझते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि आपको कैश मिला है, मतलब आपके पास कैश रिसीव्ड हुआ है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कैश ऑलवेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अल्टरनेट लेजर जो रहेगा, मतलब आपने कैश तो रिसीव किया है लेकिन किस बेसिस पे आपने कैश रिसीव किए हैं, जैसे कैश रिसीव किए हैं हमने एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट, एज ए सैलरी, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट।
अगर आपके पास में कैश रिसीव्ड होता है तो कैश ऑलवेज डेबिट, और ऑल्टरनेट लेजर जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको आपको मेंशन करना है क्रेडिट में। तो ए हो गया पहला लाइन, व्हेन कैश रिसीव्ड देन कैश अकाउंट ऑलवेज डेबिट, और दूसरा है व्हेन कैश पेड देन कैश अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो इसका मतलब है अगर आप ट्रांजेक्शन को पढ़ के आप ये पता लगाते हैं कि आपके पास से कैश चला गया है या चेक आपने दे दिए हैं या ड्राफ्ट बना दिए हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। लेकिन किसके लिए आपने दिया कैश, किसको आपने चेक दिए हैं, किसको आपने ड्राफ्ट इशू किए हैं, वो हो जाएगा आपका डेबिट साइड में। इसका मतलब है व्हेन कैश पेड देन कैश अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। अगर आपने किसी को कैश दिया, जैसे मान लीजिए पेड टू राम, आपने राम को कैश पेमेंट किए हैं, तो कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट और राम हो जाएगा आपका डेबिट। पेड टू सैलरी, आपने सैलरी पे किए हैं तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। मतलब व्हेन कैश पेड देन कैश अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो जब भी आपके पास से कैश चला जाता है या चेक चला जाता है या ड्राफ्ट चला जाता है तो वो सब हो जाएगा आपका क्रेडिट में, और जिसके लिए कैश गया है या चेक आपने इशू किए हैं या ड्राफ्ट आपने बनाए हैं तो वो हो जाएगा आपका डेबिट। तो जब भी आप लेजर एंट्री डालेंगे, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, इस तरह का जो लेजर मिलता है आपको अकाउंट्स में, तो वो लेजर को पहले आपको टैली में क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो जब भी आप टैली में वो लेजर एंट्री को क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। तो दोस्तों ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है यहाँ पे टैली आपको प्रोवाइड करा रहा है 28 ग्रुप्स और 2 लेजर, मतलब आपको मिलेगा 28 ग्रुप्स और 2 लेजर आपको बनाया बनाया मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, ये जो लेजर अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किए हैं उस लेजर एंट्री को अगर आप टैली में क्रिएट करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, वो लेजर एंट्री को, ये जो 28 ग्रुप्स आपको मिल रहा है इस 28 ग्रुप्स के अंडर में आपको इसको मेंशन करना है। मतलब ये जो लेजर अकाउंट है वो किसके अंडर पे जाएगा, मतलब कौन सा ग्रुप के अंडर में जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, इससे टैली को समझ में आ जाता है ये जो लेजर है वो किसका आइटम है, मतलब बैलेंस शीट का आइटम है या प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, किसका आइटम है, वो टैली झट से समझ जाता है। जब भी आप ग्रुप को चूज करते हैं मतलब ये लेजर अकाउंट इस ग्रुप के अंडर में जाएगा, उस पोस्टिंग के बेसिस के ऊपर आपको टैली क्या कर देता है, रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ना कि आप खुद जाके वहां पे जनरेट करते हो। तो इसका मतलब है कि आपका जो मेन पॉइंट है टैली में, मेन पॉइंट क्या है, लेजर को एप्रोप्रिएट, मतलब लेजर को ठीक ठाक ग्रुप के अंडर में आपको डालना है। ये जो 28 ग्रुप्स है, एक एक ग्रुप्स को हम बारीकी से समझेंगे, एक एक ग्रुप्स को हम बारीकी से जानेंगे और एक एक ग्रुप्स के अंडर में कौन सा लेजर आता है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स में आपको कौन सा लेजर डालना है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एबीसी कंपनी का कॉपी मेंटेन करते हैं। तो एबीसी कंपनी जो है वो कहाँ पे है, वो गुवाहाटी के अंडर में है। अभी गुवाहाटी में एबीसी कंपनी है और मतलब एबीसी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो गुवाहाटी में ही है। अभी मान लीजिए एबीसी कंपनी क्या करता है, एबीसी कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस है। तो एबीसी कंपनी ने एक ब्रांच खोल दिया होजाई में, एक ब्रांच खोल दिया नौगांव में। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज एबीसी कंपनी ने क्या किया, अपना बिजनेस जो है उसको स्प्रेड किया। तो जहां जहां उन्होंने बिजनेस खोले हैं वहां वहां उनका एक एक ब्रांच ओपन हो चुका है। तो इस तरह से एबीसी कंपनी का ही ब्रांच हो गया अदर लोकेशन में। तो अगर आपको मिलता है इस तरह का कुछ ट्रांजेक्शन, मतलब होजाई ब्रांच से आपको कैश मिला है 20,000 एबीसी कंपनी को, मतलब जहां हेड ऑफिस है वहां पे मिला है 20,000, कहां से, होजाई से। तो होजाई में क्या है, एबीसी कंपनी का ब्रांच है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है लेजर, क्या मेंशन करना है, लेजर मेंशन करना है एबीसी कंपनी होजाई ब्रांच, या तो होजाई ब्रांच डायरेक्टली मेंशन करना है। सिंपल सा एक ट्रांजेक्शन आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम होजाई ब्रांच ₹20,000। तो अभी यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, जैसे कि कैश आपको मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया और होजाई ब्रांच ने आपको पे किया है तो होजाई ब्रांच आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी होजाई ब्रांच का जो लेजर आप बनाएंगे तो उसको कहां पे डालेंगे, उसको डालेंगे आप अंडर ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स, क्योंकि वो ब्रांच है, किसका ब्रांच है, एबीसी कंपनी का ब्रांच है। और एबीसी कंपनी कहां पे है, गुवाहाटी पे है। लेकिन ये जो 20,000 आपको मिला वो कहां से मिला, होजाई ब्रांच से मिला। मतलब एबीसी का ही और एक ब्रांच है होजाई में जहां से आपको रिसीव्ड हुआ है 20,000।
तो इस तरह से आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। और उस एनालिसिस में से अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो डीलिंग्स है वो ब्रांच वाइज डीलिंग्स हुआ है, मतलब ब्रांच टू हेड ऑफिस या ब्रांच टू ब्रांच, तभी आपका वो लेजर कहां पे जाएगा, अंडर ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स। अभी मान लीजिए आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और वहां पे आप डिवीजन वाइज आप क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किड्स सेक्शन है, यहाँ पे ग्रोसरी सेक्शन है, यहाँ पे लेडीज आइटम है। तो इस तरह से बहुत सारा डिपार्टमेंट वाइज आप क्या कर सकते हैं, एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज ही आपका कॉपी मेंटेन करना है। जैसे लेडीज आइटम में कितना परचेस हुआ, कितना सेल्स हुआ, उसका बैलेंस कितना है, इस तरह के किड्स सेक्शन में कितना हुआ, ग्रोसरी डिपार्टमेंट में कितना हुआ। तो उस हिसाब से अगर आपके पास में स्टेटमेंट रहेगा तो इससे आपका फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट को आपको डेवलप करना है और ज्यादा इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, और जिसको प्रोग्रेस में ज्यादा लेना है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ब्रांच वाइज आपको समझ में आ गया, अगर ब्रांच वाइज डीलिंग्स होता है तो आप किस तरह से डालेंगे। लेकिन अगर डिवीजन वाइज भी, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर का जैसा भी अगर बिजनेस होता है, तो मान लीजिए किड्स सेक्शन है, लेडीज सेक्शन है, जेंट्स सेक्शन है, तो उस सेक्शन को भी आपको डालना है ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स। तो दोस्तों यहाँ पे लेजर किस तरह से मेंटेन होगा, फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए कि किस सेक्शन में आपने 20,000 दे दिए हैं कि कुछ यहाँ पे नया प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च कर दो, खरीद के लेके आ जाओ और किस सेक्शन में डाल दो। तो आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन इस तरह से होगा, कैश पेड टू किड्स सेक्शन ₹20,000 फॉर परचेसिंग द न्यू प्रोडक्ट। तो आपके लिए आइडेंटिफाई यहाँ पे क्या होगा, एक है कैश और दूसरा है किड्स सेक्शन। अभी किड्स सेक्शन के लिए आपने कैश पे कर दिया, तो इसलिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा किड्स सेक्शन और कैश। तो किड्स सेक्शन एक लेजर बन गया है। अभी इस लेजर को आपको कहाँ पे डालना है, अंडर ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स। इसी तरह से अगर ग्रोसरी डिवीजन के लिए आप पे करते हैं या ग्रोसरी डिवीजन से आपको रिसीव्ड होता है, मतलब आज का प्रॉफिट आपको ग्रोसरी डिवीजन से इतना मिला, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम ग्रोसरी डिवीजन ₹20,000। तो अभी ये जो 20,000 है उसको रिसीव आप किस तरह से दिखाएंगे, आपको दिखाना है कैश और ग्रोसरी डिविजन्स। तो ग्रोसरी डिविजन्स लेजर जो है उसको आपको बनाना है और ग्रोसरी डिविजन्स को भी आपको डालना है अंडर ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रांच ऑब्लिक डिविजन ग्रुप में आपको जितना भी सारा ब्रांच है, जितना भी सारा डिविजन है, सभी को आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको कोई लेजर मिलता है ब्रांच वाइज या डिविजन वाइज, तो उसको आपको डालना है ब्रांच ऑब्लिक डिविजन्स के अंडर में। तो दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और छोटा सा एक कमेंट जरूर मेरे लिए पास कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहले समझते हैं कैपिटल अकाउंट ग्रुप। कैपिटल अकाउंट ग्रुप को समझने के लिए दोस्तों आपको दो भागों में भाग करना होगा। पहला जो है वो है प्रोप्राइटर और सेकेंड जो है वो है बिजनेस। तो अभी मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हो गए प्रोप्राइटर और आपका जो बिजनेस है वो मान लीजिए एबीसी कंपनी है। आप चाहते हो कि एक एबीसी कंपनी बिजनेस खोलना है, तो आप हो गया प्रोप्राइटर और एबीसी कंपनी आपका बिजनेस नेम हो गया। तो आप एबीसी कंपनी तो ऐसे ही बोलोगे और एबीसी कंपनी खड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ कैपिटल आपको पहले इन्वेस्ट करना होता है बिजनेस को फॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों आपका जो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, मान लीजिए 50,000 हो या 1 लाख हो। जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट किए हैं, 1 लाख। तो 1 लाख हो गया आपका बिजनेस अमाउंट। तो ये जो बिजनेस अमाउंट है वो आपने इन्वेस्ट किया किसके लिए, वो आपने इन्वेस्ट किए हैं एबीसी कंपनी के लिए, मतलब एबीसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। लेकिन जब भी एबीसी कंपनी फॉर्म हो गया तो वो आपसे डिटैच हो गया, मतलब आप एक अलग पर्सन हो, एबीसी कंपनी एक अलग है। तो आपने इन्वेस्ट किए हैं, मतलब आपने अमाउंट दिए हैं एबीसी कंपनी को, तो वो एबीसी कंपनी ने वो अमाउंट एबीसी कंपनी के अंडर में ले लिया और वो अमाउंट को एज ए कैपिटल वो मान के चलेगा, मतलब वो बिजनेस की कैपिटल मान के चलेगा उस अमाउंट को। तो जब तक वो कैपिटल आपको रिटर्न नहीं कर देते हैं तब तक उस बिजनेस का मालिकाना हक आपके पास है। तो इसी तरह से आपका जो कैपिटल है वो कभी घटता नहीं है और बिजनेस कभी फ्री नहीं हो पाता है। इसका मतलब है दोस्तों जब भी आप कोई भी मनी, कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो वो हो जाएगा बिजनेस कैपिटल और बिजनेस कैपिटल ऑलवेज शो होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो दोस्तों इस तरह का अगर कैपिटल अकाउंट करके कोई लेजर मिलता है तो उसको आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, तो 1 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है
और यहाँ पे आपका जो लेजर आइडेंटिफाई हो रहा है वो है कैश, और बिजनेस स्टार्टेड जो है उसको हम ऐसे कैपिटल करके पकड़ेंगे। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, बिजनेस के अनुसार कैश बिजनेस में आया है, तो बिजनेस में जब कैश आया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये जो कैश आया है वो किस फॉर्म के रूप में आया है, वो ऐसे कैपिटल आया है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट। अभी मान लीजिए ये तो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में हमने बताया था। अभी मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस है, आप 3 पार्टनर हो, जैसे कि ए, बी और सी। अभी ये तीनों पार्टनर ने इन्वेस्ट किया थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल। तो मान लीजिए ए ने इन्वेस्ट किया 10,000, बी ने इन्वेस्ट किया 20,000, सी ने इन्वेस्ट किया 30,000। तो 10,000, 20,000 एंड 30,000 ये तीनों कैपिटल को आपको यहाँ पे दिखाना है। मतलब बिजनेस जब फॉर्म हुआ है तो तीनों कैपिटल एक ही साथ में मिलके बिजनेस में आया है। तो दोस्तों इसका ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि बिजनेस स्टार्टेड विद एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, ₹10,000, 20,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह का अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन आता है तो यहाँ पे आपका मेंशन हो रहा है, जैसे कि ए ने इन्वेस्ट किया 10,000, बी ने इन्वेस्ट किया 20,000 और सी ने इन्वेस्ट किया 30,000। तो यहाँ पे पर्टिकुलर लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे कि एस कैपिटल, मतलब सिर्फ कैपिटल करके आपको तीनों का कैपिटल एक ही साथ में नहीं डालना है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अलग अलग पर्सन है, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग अमाउंट का एक कैपिटल इन्वेस्ट किया, लेकिन बिजनेस एक ही है। तो बिजनेस में जब अलग अलग पर्सन को ट्रैक करना है तो अलग अलग पर्सन का लेजर ही बनाना है आपको। तो आपको यहाँ पे लिखना है एस कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से आएगा, जैसे कि बिजनेस को तो मिला है कैश, तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, लेकिन क्रेडिट में आएगा एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, और ये तीनों कैपिटल को आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट ग्रुप में। तो दोस्तों इसी तरह से कैपिटल अकाउंट में और एक लेजर आता है जिसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो प्रोप्राइटर होता है वो क्या करते हैं, कभी कभार बिजनेस से कुछ अमाउंट ले लेते हैं और उसके अगेंस्ट में ना कोई वाउचर ना कोई स्टेटमेंट बिजनेस में जमा करते हैं। तो दोस्तों उस तरह का अमाउंट को प्राइवेट यूज के लिए माना जाता है, मतलब पार्टनर्स ने वो अमाउंट लिए हैं फॉर प्राइवेट यूज या फॉर पर्सनल यूज। तो दोस्तों उस अमाउंट को कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि वो ड्राइंग्स अकाउंट मतलब वो जो पैसा लेके गया है वो कोई बिजनेस के लिए नहीं लेके गया है, क्योंकि बिजनेस के लिए कोई वाउचर भी नहीं डाला है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिए हैं। तो वो जो अमाउंट लेके गए हैं प्रोप्राइटर, वो अमाउंट क्या करेगा, बिजनेस में कैपिटल में से वो अमाउंट घट जाएगा और आपका कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब है हर एक पैसा का आपको हिसाब रखना है। तो यहाँ पे कोई भी हो, प्रोप्राइटर अगर पैसा ले लेता है फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, तो उस अमाउंट को एज ए ड्राइंग्स करके वो कैपिटल अकाउंट से क्या कर देता है, घटा देता है। तो दोस्तों इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन मिलता है तो आपको क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट को भी आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोप्राइटर का नेम है XYZ, तो यहाँ पे डीलिंग्स किस तरह से आएगा, डीलिंग्स इस तरह से आएगा, जैसे कि XYZ विड्रॉल कैश ₹50,000 फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज। तो यहाँ पे जैसे कि कैश चला गया 50,000, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, टर्म्स आ रहा है फॉर प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज। अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है XYZ कौन है, XYZ इस बिजनेस का प्रोप्राइटर है। तो प्रोप्राइटर ने पैसा लिया फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज, तो यहाँ पे आ रहा है ड्राइंग्स अकाउंट। तो जैसे कि बिजनेस से कैश चला गया इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में आएगा टू कैश, और ड्राइंग्स अकाउंट को डालना है आपको अंडर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई पार्टनर्स विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल यूज या फॉर प्राइवेट यूज, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि ए विड्रॉल कैश ₹50,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ए जो मेरा पार्टनर है वो 50,000 विड्रॉल कर लिए हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो इसका ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेम टू सेम उसी तरह का आएगा, जैसे कि एस ड्राइंग्स। यहाँ पे आपको मेंशन करना है एस ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टनर है ए, बी और सी। तो ए, बी, सी में से एक ही पार्टनर जो प्राइवेट यूज के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस से लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे उस पार्टनर का नेम भी यहाँ पे डिक्लेयर करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना है, एस ड्राइंग्स। तो एस ड्राइंग्स हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा टू कैश। तो एस ड्राइंग्स को भी आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या डालना है, पहले तो कैपिटल डालना है, और उसके बाद में अगर प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कुछ अमाउंट ले लेते हैं तो उसको भी डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट में। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में कभी कभार आप ऐसे भी देखोगे कि प्रोप्राइटर जो है अपना जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कुछ वो भी दिखा देते हैं बिजनेस में।
तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको LIC प्रीमियम जो है, LIC क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कमीशन। तो लाइफ क्या होता है, बिजनेस के लिए लाइफ नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए इंश्योरेंस होता है, मतलब जनरल इंश्योरेंस वगैरह होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, मतलब प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस होता है, मतलब LIC। तो LIC पॉलिसी अगर प्रोप्राइटर खरीदते हैं और वो प्रीमियम बिजनेस से डालते हैं, तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। जैसे कि LIC प्रीमियम हो जाएगा अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास में ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से आएगा, कैश पेड फॉर LIC प्रीमियम ₹30,000। तो जैसे कि LIC प्रीमियम के लिए 30,000 जो है वो पे किया ABC कंपनी ने, मतलब आपके कंपनी ने LIC प्रीमियम का अमाउंट जो है वो पे कर दिया। तो LIC प्रीमियम क्यों पे करेगा, क्योंकि वो बिजनेस डीलिंग्स में तो आता नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैपिटल में से घटा के वो प्रीमियम डिपॉजिट कर देगा। तो इसका मतलब है LIC प्रीमियम को भी आपको रखना है कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में LIC प्रीमियम अगर आ जाता है तो इस तरह से अगर प्रोप्राइटर LIC प्रीमियम दिखाता है या कहीं पे भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस का कुछ कोई भी पार्ट नहीं है, तो उसको भी आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट में। सेम एज जब अगर मैच्योरिटी आता है, मतलब LIC जब मैच्योरिटी देते हैं, अगर वो अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, तो LIC मैच्योरिटी को भी आपको डालना है अंडर कैपिटल अकाउंट में। तो दोस्तों इस तरह से आपने सीखा कैपिटल ग्रुप में कौन सा लेजर आ रहा है। जैसे कैपिटल अकाउंट करके लेजर अगर आपको मिलता है तो वो आ जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप बिजनेस अगर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट में आएगा, और उस साथ ही साथ में अगर पार्टनर कुछ अमाउंट लेते हैं फॉर प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज, तो वो भी आ जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद में अगर पार्टनर्स कोई अपना इन्वेस्टमेंट चलाते हैं फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, अगर वो बिजनेस में दिखाते हैं, तो वो भी आ जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। तो दोस्तों इसके बाद में आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग बोथ आर सेम। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जैसे कि ईयरली जब कैलकुलेट होता है और आपका बिजनेस ने एक प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर लिए हैं, तो दोस्तों अभी आप क्या करते हैं, वो प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप रख देते हैं कंपनी में, वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग कैटेगरी में भी होता है। जैसे कि आपने कैपिटल रिजर्व करके एक रिजर्व फंड बना दिए, या जनरल रिजर्व बना दिए, या कुछ प्रोडक्शन के लिए कुछ रिजर्व करके रख दिए हैं। तो किसी भी रिजर्व अगर रिजर्व फंड आता है, मतलब रिजर्व फंड के लिए अगर आप कुछ अमाउंट आप रख देते हैं, तो वो हो जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट। मतलब आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वहां से आपने क्या किया, फुल शेयर नहीं लेके अपने 10% जो है वापस अपने रिजर्व करके रख दिए हैं, फॉर कैपिटल रिजर्व हो या आपका रिजर्व फंड हो। तो उसके लिए आपने आपका जो 10% है शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आ जाएगा अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में। तो जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो दोस्तों अगर हर साल प्रोप्राइटर अपना 10% हो या 20% हो, वो फिर से वापस रिजर्व फंड में रख देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स और 10 इयर्स, तो दोस्तों कंपनी में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट का एक रिजर्व फंड बन जाएगा, और उस रिजर्व फंड जो है वो कंपनी के बुरे टाइम में वो मदद मिलेगा। तो दोस्तों अगर इस तरह का कुछ रिजर्व फंड हो या जनरल रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व हो, इस तरह का अगर कुछ लेजर आता है तो उसको आपको डालना है अंडर रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग, बोथ आर सेम। तो दोस्तों 6 सब ग्रुप होता है। तो दोस्तों पहले जो आता है वो है बैंक अकाउंट, और उसके बाद में आता है कैश इन हैंड, और उसके बाद में आता है डिपॉजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट, और उसके बाद में आता है लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट, और उसके बाद में आता है स्टॉक इन हैंड, और उसके बाद में आता है सन्डे डेटर्स। तो दोस्तों ये जो 6 सब ग्रुप्स है, उसमें से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्रुप के अंडर में ये लेजर जाएगा, लेकिन आप ये श्योर है कि ये जो 6 सब ग्रुप्स में से किसी न किसी एक ग्रुप में ये लेजर जाना है, लेकिन कौन सी ग्रुप के अंडर में डालेंगे वो आप कंफ्यूज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी करंट एसेट के अंडर में डाल सकते हैं, और अपना पोस्टिंग जो है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद में इसका एप्रोप्रिएट ग्रुप आप जान के उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों करंट एसेट के अंडर में डायरेक्टली जो लेजर आता है उसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। मतलब अगर आपको मिलता है बिल्स रिसीवेबल करके कोई भी लेजर, तो उसको आप डालेंगे डायरेक्टली अंडर करंट एसेट्स में। तो दोस्तों बिल्स रिसीवेबल होता क्या है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है जैसे कि प्रीवियस ईयर में आपने जितने भी सारे डीलिंग्स किए हैं, वहां से आपके जितने भी सारे पार्टीज है उन्होंने आपका जो पेमेंट है उसको रोक दिया है, या तो किसी कारण आपको पैसा नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, उसका टोटल मारेंगे। टोटल मारने के बाद आप उसको एक अकाउंट में उसको डालेंगे, उसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो जब भी आपको मिलेगा बिल्स रिसीवेबल करके कोई अकाउंट, तो उसको आप डालेंगे अंडर करंट एसेट्स में।
अब चलिए डिस्कस करते हैं 6 सब ग्रुप में से पहला जो मेरा ग्रुप है वो है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट ग्रुप में आप क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट ग्रुप में आपका डालेंगे जितने भी सारा सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग है, जितने भी सारा आपका फंड है उसको आप डालेंगे अंडर बैंक अकाउंट में। तो जैसे कि मान लीजिए SBI बैंक में आपका एक सेविंग्स अकाउंट है, वहां पे आप डिपॉजिट करते हैं और उस बैंक से फिर से वापस आप विड्रॉल भी करते हैं, तो आपका जो डीलिंग्स है वो इस तरह से चलता रहता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI बैंक ₹50,000 आपने डिपॉजिट किए हैं 50,000 कहाँ पे, SBI बैंक पे। तो आप उसका जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो SBI बैंक अकाउंट मतलब आपका लेजर हो गया। अभी SBI बैंक को आपको डालना है बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर में। इसी तरह से अगर आप सेविंग्स बनाते हैं तो सेविंग्स का, रिकरिंग का, फिक्स डिपॉजिट का, जितना भी सारा आपका फंड है, मतलब बैंक में जितना भी सारा फंड है, तो उन सभी फंड्स को आपको बनाना है अंडर बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी सारा बैंक से सभी का नाम आपको यहाँ पे डालना है, मतलब बैंक अकाउंट ग्रुप में आपको डालना है, और जितने भी सारा अकाउंट से वो अकाउंट्स को भी आपको मेंशन करना है। जैसे आपका ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI सेविंग्स अकाउंट, विड्रॉल कैश फ्रॉम SBI सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI रिकरिंग, या तो डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI मंथली रिकरिंग ₹1000। मतलब इस तरह का अगर आप लेजर को क्रिएट करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा कौन सा अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है, कौन सा अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो कैश इन हैंड ग्रुप में एक ही अकाउंट आता है जो कि है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो कि ऑटोमेटिकली टेली आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था टेली आपको दे रहा है 28 ग्रुप्स और 2 लेजर। तो 28 ग्रुप्स में 1 बाय 1 ग्रुप्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं, और 2 लेजर क्या है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या है, कॉमन है, इसलिए कैश अकाउंट जो है टेली ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट को अंडर कैश इन हैंड में बना के आपके लिए दे चुके हैं। अगर मिस्टेकली कैश अकाउंट टेली में से डिलीट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट बना सकते हैं। तो कैश अकाउंट अंडर कैश इन हैंड पे आप रख सकते हैं। कैश इन हैंड के यूज और एक लेजर में करते हैं जिसको कहते हैं पेटी कैश। अगर आप पेटी कैश अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, मतलब आपका फॉर्म या आपका कंपनी पेटी कैश अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं, तो आपको पेटी कैश अकाउंट करके भी एक लेजर बनाना है। तो दोस्तों पेटी कैश अकाउंट का मतलब क्या है, पेटी कैश अकाउंट का मतलब होता है जो स्मॉल एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए 50 रुपये आपने खर्चे किए हैं स्मॉल एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे, च्युइंगम खरीदे, या तो किंडर जॉय खरीदे हैं, इस तरह से छोटा छोटा एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो भी आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो उसके लिए अब दोस्तों आपको क्या लिखना है, पेटी कैश अकाउंट बनाना है। और पेटी कैश अकाउंट अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो पेटी कैश अकाउंट करके और एक लेजर आपको बनाना है अंडर कैश इन हैंड में। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या मेंटेन कर सकते हैं, पेटी कैश अकाउंट को भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम सब कैश अकाउंट को ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट जो है वो आजकल यूज में नहीं आता है इतना। तो डायरेक्टली कैश अकाउंट ही यूज होता है, मतलब कैश बुक ही मेंटेन होता है, पेटी कैश बुक नहीं मेंटेन होता है। लेकिन फिर भी अगर मेंटेन होता है तो आपको मेंटेन करना होगा और आपको बनाना होगा पेटी कैश अकाउंट। और पेटी कैश अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों आपको कौन सा ग्रुप के अंडर में डालना है पेटी कैश अकाउंट को, पेटी कैश अकाउंट को आपको कैश इन हैंड ग्रुप में डालना है। तो दोस्तों ब्रैकेट एसेट में आप क्या डाल सकते हैं, कौन सा लेजर यहाँ पे आएगा, जैसे कि एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या रेंटल सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं तो उसको आपको डालना है अंडर डिपॉजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट। जैसे कि मान लीजिए आप वो रेंटेड ऑफिस जो आपने लिए हैं तो आपका लैंडलॉर्ड क्या क्या है, जैसे कि 50,000 मान लीजिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके रखे हैं, तो अगर उसको आप पास करना चाहते हैं जर्नल एंट्री तो आप किस तरह से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि पेड ₹50,000 टू लैंडलॉर्ड फॉर सिक्योरिटीज ऑफ ऑफिस रूम। ऑफिस रूम के सिक्योरिटीज के लिए लैंडलॉर्ड को हमने 50,000 डिपॉजिट किए हैं। अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्या देना है, जैसे कि रेंट सिक्योरिटीज, ये हो गया रेंट सिक्योरिटीज, तो रेंट सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपॉजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट। तो जैसे कि रेंट सिक्योरिटीज आपने पे किए हैं तो इसलिए रेंट सिक्योरिटीज आपका क्या आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश आपने पे किए हैं इसलिए कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब और रेंट सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपॉजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट। तो दोस्तों इस तरह का अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हैं या तो कुछ एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप देते हैं तो इन सभी सिक्योरिटीज को आपको डालना होगा अंडर डिपॉजिट्स विद इन ब्रैकेट एसेट। तो दोस्तों उसके बाद में डिस्कस करेंगे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। तो लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट इस ग्रुप को कब यूज करना है,
अगर हमने जो समझे थे प्रीवियस वीडियो क्लास में वो था क्या, लोन्स लायबिलिटीज, मतलब अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं, और यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट का मतलब होता है अगर आपने लोन पे किए हैं, मतलब किसी को आपने लोन दिए हैं, तो जिसको भी आप लोन देंगे उसको आप यहाँ पे डालेंगे अंडर लोन्स एंड एडवांसेस में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे रिलेटेड लोन का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आएगा और एडवांस पेमेंट का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे आएगा। जैसे कि कभी कभार सैलरीज जो है वो तो लेते हैं स्टाफ, लेकिन कभी कभार एडवांस सैलरी भी मांगता है। तो इस तरह का अगर एडवांस सैलरी हो गया या तो कोई दूसरे किस्म का अगर आपके पास से स्टाफ ने लोन लिए हैं, तो इस तरह का अगर ट्रांजेक्शन आपको मिलता है तो सभी को आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। तो जैसे मान लीजिए पेड टू विकास ₹50,000 एज ए लोन। तो दोस्तों अभी आपने विकास को 50,000 एज ए लोन पे दिए हैं, मतलब 50,000 लोन दिए हैं विकास को। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन यहाँ पे आएगा क्योंकि आपने कैश पे किए हैं इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन आपने किसको पे किए हैं, विकास को, इसलिए विकास हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे लिखना है विकास अकाउंट डेबिट टू कैश, और विकास अकाउंट को आपको डालना है लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट, मतलब आपने विकास को लोन दिए हैं। और दोस्तों अगर आप किसी स्टाफ को एडवांस सैलरी देते हैं तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। तो दोस्तों यहाँ पे एडवांस सैलरी का कुछ इस तरह से ट्रांजेक्शन आ सकता है, जैसे कि पेड ₹30,000 एज एन एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, तो एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट यहाँ पे आएगा और कैश को आपको देना है क्रेडिट, और एडवांस सैलरी को आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप किसी को लोन देते हैं या एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसको आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। यहाँ पे प्रीपेड भी आ सकता है, जैसे कि, तो दोस्तों और सिंपल सा हम यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे कि मोबाइल बिल, जैसे कि जियो का हो गया या एयरटेल हो गया या वोडाफोन का हो गया, जितना भी सारा सर्विसेज है जो मोबाइल सर्विसेज देते हैं, तो अगर हमको रिचार्ज करना होता है तो हमको क्या करना होता है, एडवांस पेमेंट करना होता है, तो वो हो जाएगा प्रीपेड। तो जैसे कि हम सब ने जियो में रिचार्ज जो किए हैं, जितना भी सारा रिचार्ज है वो प्रीपेड है। तो इस तरह का अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसको भी आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब एनी टाइप ऑफ प्रीपेड ट्रांजेक्शन, तो उसको भी आपको डालना होगा लोन्स एंड एडवांसेस विद इन ब्रैकेट एसेट। तो दोस्तों उसके बाद में आता है स्टॉक इन हैंड, और स्टॉक इन हैंड में दो ही लेजर आता है, एक है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2019 टू 2020 इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने भी सारा डीलिंग्स किए हैं, तो आफ्टर 31 मार्च आप क्या करेंगे, आपका स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसको कैलकुलेशन करेंगे, और उसको आप वैल्यूएशन को कैलकुलेशन करने का बाद जितने अमाउंट का आपका स्टॉक है उसको आप डालेंगे एज ए क्लोजिंग स्टॉक, और वही ऑटोमेटिकली 2021 में वो क्लोजिंग स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से बिजनेस चलेगा और उसके बाद में फिर से आपको कैलकुलेशन करके क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। तो दोस्तों इस तरह का अगर आप लेजर मिलता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको आपको डालना होगा स्टॉक इन हैंड के अंडर में। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिलहाल आप यही समझ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर इस तरह का कोई लेजर मिलता है तो उसको आपको डालना होगा अंडर स्टॉक इन हैंड। और उसके बाद में दोस्तों आता है लास्टली सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है अगर आपने क्रेडिट सेल किए हैं, मतलब आपने पहले परचेज किए थे क्रेडिट परचेज, तो वो चला गया था सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में। अभी यहाँ पे क्या है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है अगर आपसे कोई परचेज करके ले गया है वो भी ऑन क्रेडिट, या इस तरह से भी हम बोल सकते हैं जैसे कि हमने सेल किए हैं ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट सेल होता है तो जिस पार्टी के पास में आपने क्रेडिट सेल किए हैं उस पार्टी को आपको डालना होगा अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू S&S इंडस्ट्रीज ₹30,000, तो इस लाइन पे कहीं पे भी कैश मेंशन नहीं किया है, लेकिन पार्टी का नेम यहाँ पे मेंशन किया है। अगर इस तरह का पार्टी का नेम मेंशन किया होता है और कैश अगर नहीं होता है तो इस ट्रांजेक्शन को हमको पकड़ना है एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हमने यहाँ पे सोल्ड किए हैं S&S इंडस्ट्रीज को ऑन क्रेडिट, तो S&S इंडस्ट्रीज का जो नेम है मतलब उसको आपको एज ए लेजर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने तो सोल्ड किए हैं, तो सोल्ड जब किए हैं तो इसका मतलब क्या है, सामान चला गया है। तो सामान अगर चला गया है तो मतलब हमने सोल्ड किए हैं, तो टू सेल्स, यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, टू सेल्स, लेकिन हमने सेल्स
किसको किए हैं? एस इंडस्ट्रीज को। अगर एक कैश डीलिंग्स होता तो यहाँ पे आ जाता कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब मेरे पास कैश आया है और मेरे से सामान चला गया है, तो सेल्स हो गया मेरा क्रेडिट और कैश हो गया मेरा डेबिट। लेकिन यहाँ पे ये डीलिंग जो है वो कैश डीलिंग्स नहीं है, वो क्रेडिट डीलिंग्स है, तो इसलिए यहाँ पे कैश की जगह में आपका पार्टी नेम यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों लोन्स लायबिलिटी ग्रुप, लोन्स लायबिलिटी का मतलब होता है क्या? जैसे कि कंपनी अगर किसी से लोन लेता है, लोन्स लायबिलिटी के अंडर में आता है 3 सब ग्रुप, जैसे कि बैंक ओडी और बैंक ओसीसी अकाउंट, और उसके बाद में आता है सिक्योर्ड लोन्स, और उसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड लोन्स। इन तीनों ग्रुप में से अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो टेम्पररी आप लोन्स लायबिलिटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको लेजर का एप्रोप्रिएट ग्रुप पता चले तो आप उसको चेंज जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए XYZ कंपनी का आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और XYZ कंपनी का प्रीवियस ईयर में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए कंपनी को अभी लोन लेना है। तो मान लीजिए कंपनी पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में जाएगा, मतलब कंपनी का जो प्रोप्राइटर है, मतलब जो ओनर है, वो पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास जाएगा और उनसे लोन मांगेगा। तो दोस्तों इस तरह का अगर कोई लोन ट्रांजेक्शन आता है, जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव से लिया गया है, वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई परसेंटेज देना नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट रेट देना नहीं होगा, कोई मॉर्गेज रखना नहीं होगा, तो इस तरह का अगर आपके पास में लोन ट्रांजेक्शन आता है तो उसको आपको कहाँ पे डालना है? लोन्स लायबिलिटी पे डाल सकते हैं, या तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स पे डाल सकते हैं। ये दोनों ग्रुप में आप डाल सकते हैं जो विदाउट एनी कंडीशन का लोन लिया जाता है, जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास से। तो मान लीजिए रिसीव कैश फ्रॉम राजीव ₹50,000 एज ए लोन, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये लोन जो है किसी कंडीशन की बेसिस पे लिया गया है, सिर्फ सिंपल दिया हुआ है रिसीव कैश ₹50,000 फ्रॉम राजीव एज ए लोन। तो राजीव वो कंपनी का फ्रेंड्स भी हो सकता है या रिलेटिव्स भी हो सकता है कंपनी ओनर का, तो इसलिए यहाँ पे अनकंडीशन पकड़ के इसको राजीव को कहाँ पे डालना है? आपको लोन्स लायबिलिटी या तो अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर में डालना है। और इसका जर्नल एंट्री इस तरह से करना है, क्योंकि हमने लोन लिया है इसलिए कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और राजीव ने लोन दिया है तो राजीव क्रेडिट हो गया, तो टू राजीव अकाउंट। और राजीव को डालना है आपको लोन्स लायबिलिटी ग्रुप के अंडर में, या तो आप अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर में भी डाल सकते हैं राजीव को। तो दोस्तों ये हो गया लोन्स लायबिलिटी। तो इसका मतलब है इस तरह से समझे, XYZ पहले अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में गया, उनसे लोन लिया है, तो इस तरह का अगर लोन आता है तो आप लोन्स लायबिलिटी या अनसिक्योर्ड लोन्स में डाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने लोन देने से इनकार कर दिया या तो लोन नहीं दे पाया, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा बैंक में। तो बैंक में अगर जाता है और बैंक से अगर लोन लेता है तो बैंक लोन ऐसे नहीं देता है, बैंक में कुछ मॉर्गेज रखना होता है या तो कुछ कंडीशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है बैंक ओडी, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओसीसी, ओसीसी का मतलब होता है ओवर कैश क्रेडिट, बोथ आर सेम। तो दोस्तों अभी कंपनी जब बैंक में गया और वहां से लोन लिया तो वहां पे कुछ कंडीशन होता है, तो इसलिए बैंक लोन का एक अलग सा अकाउंट बनाया जाता है बैंक में, तो उसको कहते हैं सीसी अकाउंट, मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट। तो कैश क्रेडिट अकाउंट करके अगर कोई भी लोन आता है या कोई भी ट्रांजेक्शन में मेंशन हुआ होता है कि ये PNB CC अकाउंट से लिया है या तो SBI CC अकाउंट से लिया है, इस तरह से अगर मेंशन होता है तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये जो है वो बैंक लोन है। तो उसको आपको कहाँ पे डालना है? बैंक ओडी या बैंक OCC अकाउंट में डालना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस तरह से कहें, रिसीव कैश फ्रॉम SBI बैंक ₹50,000 एज ए लोन, तो ₹50,000 एज ए लोन हमने SBI बैंक से तो लिया है, लेकिन मेरा SBI बैंक में फंड भी रह सकता है, मेरा सेविंग्स भी रह सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी रह सकता है, RD भी रह सकता है, लेकिन लोन का एक अलग सा अकाउंट होता है। तो लोन का अकाउंट होगा CC अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से होगा, रिसीव कैश ₹50,000 फ्रॉम SBI बैंक एज ए लोन। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? कैश तो आया है इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट, लेकिन आपको क्रेडिट में सिर्फ SBI लिखने से नहीं होगा, SBI CC अकाउंट करके बनाना है, टू SBI कैश क्रेडिट अकाउंट। और कैश क्रेडिट अकाउंट को आपको डालना है बैंक OD या बैंक OCC ग्रुप के अंडर में। उसके बाद में आता है जैसे कि सिक्योर्ड लोन्स। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है? जैसे कि कंडीशन होता है। अभी मान लीजिए XYZ कंपनी अभी बैंक में भी गया, बैंक से भी लोन नहीं हुआ, तो अभी वो कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में जाएगा, मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और वहां से वो लोन लेने का ट्राई करेगा। तो वहां पे अगर जाएगा तो वहां पे तो ऐसी लोन नहीं देगा, तो वहां पे कुछ कंडीशन होता है, या तो मॉर्गेज रख के लोन लेना होगा, या तो कंपनी पेपर डालना होगा, या तो एग्रीमेंट साइन करना होगा। इस तरह से कोई भी कंडीशन के ऊपर
थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर इस तरह का कोई भी लोन लिया जाता है तो उस कंपनी या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डालना है अंडर सिक्योर्ड लोन्स के अंडर में, क्योंकि ये जो लोन है वो हमने एग्रीमेंट साइन करके या कुछ मॉर्गेज रख के लोन लिए हैं, तो इसलिए उस लेजर को आपको डालना होगा सिक्योर्ड लोन्स के अंडर में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसीव कैश फ्रॉम त्रिवेणी स्टोर ₹50,000 एज ए लोन विद एन एग्रीमेंट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का एक एग्रीमेंट साइन करके हमने 50,000 त्रिवेणी स्टोर से लिए हैं। तो XYZ कंपनी 50,000 त्रिवेणी स्टोर से लिए हैं ऐसे लोन, लेकिन वो साइन किया है 3 मंथ का एग्रीमेंट। तो इसलिए त्रिवेणी स्टोर को आपको डालना होगा अंडर सिक्योर्ड लोन्स में, और उसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिवेणी स्टोर, और त्रिवेणी स्टोर को डालना होगा अंडर सिक्योर्ड लोन्स में। और अनसिक्योर्ड लोन्स तो आप पहले ही समझ चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स और लोन्स लायबिलिटीज मतलब विदाउट एनी कंडीशन जो लोन लिया जाता है, वो किसी फ्रेंड्स हो या रिलेटिव से अगर लोन लिया जाता है तो उसको आपको डालना होगा अनसिक्योर्ड लोन्स या तो लोन्स लायबिलिटीज ग्रुप के अंडर में। और करंट लायबिलिटीज के अंडर में आता है 3 सब ग्रुप, जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये तीनों ग्रुप को हम बारीकी से समझेंगे। अगर फिर भी लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं एंट्री के टाइम में कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में जाएगा, इसमें कंफ्यूज है, लेकिन ये बात आपका श्योर है कि ये लायबिलिटीज सेक्शन में आएगा, तो आप टेम्पररी करंट लायबिलिटीज के अंडर में डाल सकते हैं और उसके बाद में अप्रोप्रिएट ग्रुप को पता करके आप फिर से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंडर में डायरेक्टली एक ही लेजर आता है जो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है जैसे कि प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे पार्टीज है, मतलब जहां से आपने क्रेडिट डीलिंग्स किए हैं या तो लोन लिए हैं, सभी को आप एक ही ग्रुप में ला सकते हैं और उसको कहते हैं बिल्स पेबल। और उसके बाद में आप बिल्स पेबल करके एक लेजर क्रिएट करके आप करंट लायबिलिटीज के अंडर में डाल सकते हैं और सभी पार्टी को मार्च कर सकते हैं, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी सारे पार्टी से सभी का टोटल जो पेंडिंग अमाउंट है सभी को एक जगह में लाके आप टोटल बिल्स पेबल अकाउंट लेजर बना के आप करंट लायबिलिटीज के अंडर में दे के आप उसका पोस्टिंग कर सकते हैं। और जब से टेली में मेंटेन होता है तो टेली में दोस्तों हर एक पार्टीज का अलग सा लेजर मेंटेन होता जाता है, इसलिए बिल्स पेबल हम सब नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऐसे ही 100 क्रेडिटर्स का टोटल जो है वो डायरेक्टली आ जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखते हैं करंट लायबिलिटीज के अंडर में जो आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस ग्रुप का आप कब यूज करेंगे। तो दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में कौन सा लेजर आता है, जो आपका ड्यूटी चार्ज लगता है या तो आपका टैक्स चार्ज लगता है, तो उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे ये बात ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स या ड्यूटीज जो भी आपके लगा है तो वो पे नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए वो उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में शो अप होगा कि आपका ड्यूटी इतना लगा है या तो आपका टैक्स इतना लगा है, तो इसीलिए उसको आपको डालना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी आएगा, जीएसटी आएगा, इस तरह का टैक्स और ड्यूटीज चार्ज जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में आएगा। उसके बाद में आता है जैसे कि प्रोविजंस। प्रोविजंस ग्रुप को आपको कब यूज करना है, अगर आपका कोई भी बिल आउटस्टैंडिंग होता है, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी पे किए लेकिन फुल सैलरी आपने पे नहीं किए, 50% या 75% आपने पे किए हैं और 25% या तो 50% आपने पेंडिंग रख दिए कि आफ्टर 15 डेज या तो आफ्टर 20 डेज के बाद में रिलीज करेंगे, मतलब अभी थोड़ा सा लॉस में है। इस तरह का अगर सिचुएशन होता है, एम्प्लॉयज को आप सैलरी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, वहां पे आप कुछ आउटस्टैंडिंग रखते हैं, इस टाइप का लेजर आपको कहां पे आएगा, इस टाइप का लेजर आएगा आपका अंडर प्रोविजंस में। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। पेड फॉर सैलरी ₹4,500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹500। तो मान लीजिए यहाँ पे 4,500 सैलरी हमने पे किए हैं और आउटस्टैंडिंग रह गया 500, तो इसका मतलब है सैलरी कितना है 5,000 है, तो सैलरी 5,000 में से 4,500 हमने पे कर दिए हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग हमने रख दिए हैं 500, मतलब 500 हमने नहीं दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि पेड फॉर सैलरी के लिए आपको जर्नल एंट्री किस तरह से लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग जो रह गया 500, तो वो कहाँ पे एडजस्ट होगा, वो सैलरी पे ही एडजस्ट होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो आपने अभी तक नहीं दिए, तो इसलिए आपको क्या करना होगा,
तो इस तरह से आपका लायबिलिटीज खत्म हो जाएगा और सैलरी में आपका 5000 जहां का वही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आउटस्टैंडिंग रहता है, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग रह सकता है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इस तरह से कोई भी आपका आउटस्टैंडिंग रह सकता है। अगर आउटस्टैंडिंग बिल रहता है तो उसको आपको इस तरह से एंट्री पास करना है। उसके बाद में आता है जैसे कि सैंडी क्रेडिटर्स। सैंडी क्रेडिटर्स ग्रुप के अंडर में आपका आएगा जैसे आपने जब भी किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट परचेस करते हैं, तो जब भी आप किसी पार्टी से ऑन क्रेडिट परचेस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। परचेज गुड्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, और कहां से लिए हमने, आरके इंडस्ट्रीज से लिए हैं, तो आरके इंडस्ट्रीज हो गया क्रेडिट। तो आरके इंडस्ट्रीज को आपको डालना है अंडर सैंडी क्रेडिटर्स के अंडर। और फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब जितने सारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज है सभी आएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कंप्यूटर परचेज किए हैं या तो ऑफिस फर्नीचर या आपके पास में लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका भी रिकॉर्ड डालना है अकाउंट्स में। तो लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर, ये सब क्या है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके ऊपर एक एस्टिमेटेड पीरियड हम पकड़ सकते हैं, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर, मतलब इस तरह का अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन आता है जैसे कि परचेज कंप्यूटर या परचेज लैंड एंड बिल्डिंग या परचेज ऑफिस फर्नीचर, तो आपको डालना है कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग या ऑफिस फर्नीचर, जो भी आपके पास में अकाउंट आएगा तो उसको डालना है अंडर फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि परचेज मशीनरी ₹45,000, आपने मशीनरी परचेज किए हैं 45,000 से, तो इसका मतलब है आपने मशीनरी परचेज किए हैं, आपसे कैश चला गया है और कैश के नोट्स के अनुसार आपका क्या आएगा, व्हेन कैश पेड देन कैश अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो कैश हो गया आपका क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखना है और यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है टू कैश ₹45,000 और मशीनरी को डालना है अंडर फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज आप परचेज करते हैं तो उसको आपको डालना होगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में। तो दोस्तों इसके बाद में आता है नेक्स्ट ग्रुप क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंपनी अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है, तो दोस्तों जैसे कि यूनिट ट्रस्ट कंपनी हो गया जहाँ पे हम सब शेयर या बॉन्ड परचेज करते हैं, या कहीं पे भी कंपनी अगर इन्वेस्ट करता है तो जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी का नेम आ जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन मिलता है जैसे कि पेड ₹50,000 टू यूनिट ट्रस्ट कंपनी फॉर 5 years इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब 5 years के लिए हमने यूनिट ट्रस्ट कंपनी में 50,000 को जो है उसको इन्वेस्ट कर दिया। मतलब XYZ कंपनी ने क्या किया, कुछ प्रॉफिट में से ₹50,000 जो है वो यूनिट ट्रस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट आता है तो कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कौन सी कंपनी के अंडर में इन्वेस्ट किया, यूनिट ट्रस्ट कंपनी। तो यूनिट ट्रस्ट कंपनी को आपको डालना है अंडर इन्वेस्टमेंट। इस तरह से अगर कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो जहां जहां इन्वेस्ट करेगा उस लेजर को आपको क्या करना है, अंडर इन्वेस्टमेंट के अंडर में डालना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में वो एक्सपेंसेस आता है जो कि आपका नेसेसरी एक्सपेंसेस है, जैसे कि डेली वेजेस, कोल एंड माइन, फ्यूल आदि। अगर आपका फैक्ट्री रिलेटेड बिजनेस है तो फैक्ट्री रेंट भी होगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है वो सब हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट आदि। तो चलिए सॉल्व करते हैं जर्नल एंट्रीज। जैसे अगर आपको मिलता है पेड फॉर वेजेस ₹45,000, तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि पेड फॉर वेजेस मतलब कैश आपसे चला गया है, इसलिए कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा आपका किस लिए, आपने पे किया वेजेस के लिए, तो वेजेस अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। तो आपको जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि वेजेस अकाउंट डेबिट ₹45,000 टू कैश अकाउंट ₹45,000।
और आपको नरेशन पास कर देना है, जैसे कि बीइंग द कैश पेड फॉर वेजेस। यहाँ हम और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, जो है मल्टीपल लेजर्स को कैसे डालना है, जैसे कि पेड फॉर वेजेस कोल एंड माइन एंड फ्यूल रुपीज 15,000, 5,800 एंड 4,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को अगर आप जर्नल एंट्री करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि आप पार्ट बाय पार्ट पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि वेजेस भी आपका पेड है, कोल एंड माइन भी आपका पेड है, फ्यूल भी आपने पेड किया है, तो इसका मतलब तीनों ही मेरा एक्सपेंसेस है और तीनों ही डेबिट साइड में आना है। जैसे कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोल एंड माइन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फ्यूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब क्या करना है, जैसे कि तीनों जर्नल एंट्रीज पे ही आपका कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट में है, तो इसलिए आपको कुछ इस तरह से लिखना है, वेजेस अकाउंट डेबिट, कोल एंड माइन अकाउंट डेबिट, फ्यूल अकाउंट डेबिट, और तीनों जो कैश अकाउंट है तीनों को मिला के टू कैश अकाउंट करके, और अमाउंट जितना भी है सबको जोड़ देना है, जोड़ के आपका कैश अकाउंट में डालना है, और नरेशन में देना है बीइंग द एक्सपेंसेस पेड। डायरेक्ट इनकम्स जो कि आपका प्राइमरी इनकम है, जैसे कि अगर आपका परचेज और सेल्स का बिजनेस है, या तो प्रोडक्शन करके सेल्स करते हैं तो आपका सेल्स हो गया है डायरेक्ट इनकम, और बाकी सब इनकम हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, जैसे कि कमीशन, इंटरेस्ट आदि। लेकिन यहाँ से आप जरा समझे, सेल्स आपका डायरेक्ट इनकम है और सेल्स का प्राइमरी ग्रुप टैली में भी है, इसीलिए हम सेल्स को डायरेक्ट इनकम में नहीं डालेंगे। तो रहा सवाल डायरेक्ट इनकम को कब यूज करना है, तो जरा एक सीक्वेंस को समझते हैं। मान लीजिए परचेज सेल्स का एक बिजनेस है, उसमें सेल्स हो गया डायरेक्ट इनकम, लेकिन डायरेक्ट इनकम ग्रुप में हम सेल्स को नहीं डालेंगे। इस केस में डायरेक्ट इनकम ग्रुप का यूज नहीं होगा, और अदर जितने भी सारे इनकम है, जैसे कि कमीशन, इंटरेस्ट आदि हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब दूसरे केस में ये मान लेते हैं कि एक स्टॉक ब्रोकरेज है और उसका बिजनेस मेंटेन करना है, तो उसका जो प्राइमरी इनकम है वो है ब्रोकरेज कमीशन, तो इस केस में कमीशन हो जाएगा उसका डायरेक्ट इनकम। इसको हम सेल्स में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ये किसी दूसरे कंपनी के शेयर कोई और दूसरा खरीद रहा है और बिजनेस में सिर्फ आ रहा है ब्रोकरेज कमीशन, तो ब्रोकरेज कमीशन को हम डालेंगे डायरेक्ट इनकम में, और बाकी जितने भी सारा इनकम आएगा, अदर जितने भी सारा इनकम होगा उस बिजनेस का, सब हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में। अब अगर दोनों बिजनेस को मिक्स करें, यानी आपका बिजनेस मान लीजिए परचेज सेल्स के साथ साथ स्टॉक डीलिंग्स का भी लाइसेंस ले रखे हैं, तो इस केस में सेल्स भी रहेगा और कमीशन एज ए डायरेक्ट इनकम भी रहेगा, क्योंकि दोनों ही इनकम आपका प्राइमरी इनकम है। डायरेक्ट इनकम का मतलब है आपका मेन यानी प्राइमरी इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम है आपका सेकेंडरी इनकम। दोस्तों, परचेज ग्रुप को हम तब यूज करेंगे जब हम गुड्स को परचेज करेंगे। अगर हम कोई एसेट्स को परचेज करेंगे तो उसे परचेज अकाउंट ग्रुप में नहीं डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्रांजेक्शन लेता हूँ, परचेज फर्नीचर ₹30,000। इस ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ परचेज के साथ साथ फर्नीचर भी है, और फर्नीचर एक एसेट है यानी संपत्ति, और एसेट्स को हर साल डेप्रिशिएट्स मतलब मूल्यह्रास किया जाता है, इसलिए यहाँ हम परचेज के लेजर नहीं एसेट के लेजर बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू कैश अकाउंट ₹30,000, और आपको नरेशन डालना है बीइंग द एसेट परचेज्ड, और फर्नीचर होगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स में। अब और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स ₹40,000। इस ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि परचेज के साथ साथ गुड्स है, इसका मतलब है गुड्स में कोई भी सामान हो सकता है जिसे हम स्टॉक आइटम्स कहते हैं, जिसे हमें बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। तब हम चुनेंगे परचेज लेजर को और उसे हम डालेंगे परचेज ग्रुप में। अब देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट ₹40,000, क्योंकि गुड्स है और गुड्स में
कोई एसेट नेम नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे डालना है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू कैश अकाउंट ₹40,000। और आपको नरेशन कुछ इस तरह से लिखना है, बीइंग द गुड्स परचेज्ड। अब और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स ₹40,000 फ्रॉम XYZ कंपनी। इस ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि परचेज गुड्स के साथ साथ कहाँ से खरीदा गया है उस कंपनी का नाम भी है। तो हम इसे क्रेडिट यानी बाकी में सामान लिया गया है ऐसे पकड़ते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा, सिर्फ कैश के जगह पे पार्टीज नेम आ जाएगा। जैसे कि आपको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट ₹40,000 टू XYZ कंपनी ₹40,000 और नरेशन में डालना है बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम XYZ कंपनी। यहाँ परचेज को डालना है परचेज ग्रुप में और XYZ कंपनी को डालना है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब फटाफट से और एक ट्रांजेक्शन को लेते हैं, जैसे कि रिटर्न गुड्स टू XYZ कंपनी ₹4,000। यहाँ इस ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से समझना है, जैसे कि XYZ कंपनी मेरा पार्टी है जहाँ से हमने सामान खरीदे थे, अब हम उसको थोड़ा सामान वापस कर रहे हैं। तो यहाँ परचेज अकाउंट के अमाउंट भी घटेगा और साथ साथ पार्टी के अकाउंट से भी पैसा घटेगा। इसलिए आपको यहाँ जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से लिखना है कि जैसे परचेज अकाउंट के अमाउंट भी शो करे जो हमने खरीदे थे और साथ साथ माइनस करके रिटर्न का अमाउंट भी दिखा दे। तो यहाँ हम बनाएंगे परचेज रिटर्न करके और एक लेजर और उसे भी डालेंगे हम परचेज ग्रुप में और जर्नल एंट्री लिखेंगे कुछ इस तरह से, XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट ₹4,000 टू परचेज रिटर्न ₹4,000 और आपको नरेशन डालना है बीइंग द गुड्स रिटर्न टू XYZ कंपनी। ऐसे जर्नल एंट्री देने से क्या होगा, परचेज भी रहेगा और परचेज रिटर्न भी रहेगा और सेम ग्रुप होने के कारण एक लेजर डेबिट में शो करेगा और दूसरा लेजर क्रेडिट में शो करेगा और माइनस करके फाइनल अमाउंट आपको परचेज ग्रुप में दिखा देगा। दोस्तों, टेली प्राइम या टेली ERP9 के लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से वो है सेल्स ग्रुप को, और सेल्स ग्रुप किसी भी परचेज सेल्स या प्रोडक्शन सेल्स बिजनेस का प्राइमरी इनकम है। इसी कारण सेल्स ग्रुप को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है और सेल्स लेजर के साथ साथ सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड लेजर भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले हम एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लेते हैं जो है सोल्ड गुड्स ₹50,000। यहाँ इस ट्रांजेक्शन से ये पता चलता है कि हमने गुड्स को सोल्ड किया है 50,000 रुपया में। तो यहाँ जो दो लेजर इंपॉर्टेंट है वो है कि एक सेल्स और दूसरा कैश। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हमें पता चला कि यहाँ कैश का भी लेजर है। तो दोस्तों, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ट्रांजेक्शन में कोई पार्टी नेम या ऑन क्रेडिट वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो उसे कैश डीलिंग्स पकड़ना होता है। इसीलिए हमने यहाँ सेल्स के साथ साथ कैश लेजर को आइडेंटिफाई किए हैं। अब हमें जर्नल एंट्री कुछ ऐसे लिखना है कि कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू सेल्स अकाउंट ₹50,000 और नरेशन में डालना है आपको बीइंग द गुड्स सोल्ड। यहाँ सेल्स लेजर को हम सेल्स ग्रुप के अंडर डालेंगे। तो चलिए और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं जो कि है सोल्ड गुड्स टू XYZ कंपनी ₹80,000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से आपको लिखना है, XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू सेल्स अकाउंट ₹80,000 और नरेशन में डालना है बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। शायद आपको समझ में आ गया है इस जर्नल एंट्री को देखते ही। दोस्तों, ये एक क्रेडिट डीलिंग्स है, इसलिए यहाँ कैश की जगह पर हम पार्टी के नाम लिखेंगे और उस पार्टीज नेम को डालेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो चलिए और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं जो कि है रिटर्न गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी ₹5,000। इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से आपको लिखना है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, दोनों में से किसी भी एक अकाउंट को आपको लिखना है और उसको डालना है डेबिट साइड पे और अमाउंट पे लिखना है आपको 5,000 और क्रेडिट में आपको लिखना है टू XYZ कंपनी ₹5,000 और नरेशन में आपको लिखना है बीइंग द गुड्स रिटर्न फ्रॉम XYZ कंपनी। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जो आपने लेजर बनाए हैं उसको सेल्स ग्रुप के अंदर में डालना है, क्योंकि सेल्स अमाउंट में
फाइनल अमाउंट जो कैलकुलेट होकर निकलेगा वो है सेल्स अमाउंट माइनस रिटर्न अमाउंट, और उसके बाद में जो अमाउंट रहेगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेगा। इसीलिए हमें सेल्स ग्रुप में ही दोनों लेजर्स को डालना होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट एसेट्स ग्रुप को हम तब यूज में लेंगे जब हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना हो। दोस्तों, ये जो एक्सपेंसेस है उसे हम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करते हैं, और वो सब एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते पहले, क्योंकि तब तक बिजनेस अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। मतलब ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट एसेट ग्रुप है, इसे हम तब यूज में लेंगे जब कोई वाउचर आपको मिले which is not written off in the books, तब हम उसे डालेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट एसेट्स ग्रुप में। तो इससे ये पता चलता है कि बिजनेस में तभी वाउचर को रिकॉर्ड किया जाता है जब बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो चुका है या उसका फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद से हम कोई भी अगर एक्सपेंस करते हैं या इनकम करते हैं, उसका अगर वाउचर मिलता है तो उन वाउचर्स को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लेकिन जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, उसका कुछ बैनरिंग या प्रमोशनल एड या कुछ एक्सपेंसेस जो हम करते हैं पहले, उसका वाउचर जो है वो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद हम उसमें नहीं लिख पाते हैं। तो इसका ही मतलब होता है which is not written off in the books। अगर इस तरह का कोई वाउचर मिलता है कि आप पहले कुछ एक्सपेंसेस किए हैं लेकिन अभी बिजनेस स्टार्ट होने के बाद उसी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तब हम उसे डालेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट एसेट ग्रुप में, और वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही रेयर ग्रुप है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस में सबको मिला के एक ही कैपिटल लेजर में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, फटाफट से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बिफोर कॉमेंस्ड द बिजनेस ₹30,000 which is not written off। तो दोस्तों, इसका जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से आपको लिखना है, जैसे कि एक्सपेंस हो गया मेरा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को लिखना है डेबिट साइड में ₹30,000, और इसको कैपिटल के साथ इसको एडजस्ट कर देना है दोस्तों, क्योंकि ये कैपिटल को ग्रो करेगा। और यहाँ पे कैश हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कैश बैलेंस को नहीं डिडक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हो चुका है पहले, उसका बिजनेस स्टार्ट होने के बाद जो कैश कैपिटल है उसमें वो इंक्लूडिंग नहीं किया जा सकता है या तो डिडक्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल को ग्रो करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे डालना है जर्नल एंट्री एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट जो है वो और 30,000 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नरेशन में आपको देना है बीइंग द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एडजस्ट इनटू द कैपिटल अकाउंट। और दोस्तों, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट को हम डालेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस विद इन ब्रैकेट एसेट, और कैपिटल अकाउंट का तो ग्रुप आपको पता ही है, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप होगा अंडर कैपिटल अकाउंट। आप बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट ग्रुप को। इस ग्रुप को आप तब यूज कीजिएगा जब आपको किसी ग्रुप में कंफ्यूजन हो, तब आप उसे टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट ग्रुप में डाल के आप वाउचर एंट्री कर दीजिएगा। फिर आप बाद में कंफ्यूजन क्लियर करके उस लेजर को एप्रोप्रिएट ग्रुप में डाल दीजिएगा।